नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब के आइडियाज पर गहराई से बात करने वाले हैं। शिव खेरा की जीत आपकी यानी यू कैन विन। हाँ, बहुत पॉपुलर किताब है ये। बिल्कुल। और इसका कवर ही एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है ना। विजेता अलग काम नहीं करते, वे काम अलग ढंग से करते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, पर इसके पीछे का मतलब क्या है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं। खुद किताब के जरूरी हिस्से तो हैं ही, साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया, विजडम ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स के लेख भी हैं। अच्छा। और हाँ, गुडरीड्स जैसी जगहों से पढ़ने वालों के रिएक्शंस भी हमने देखे हैं। बहुत बढ़िया। तो कई अलग अलग नजरिए मिलेंगे हमें। हाँ वही तो आज की इस चर्चा का मकसद क्या है भाई, इन सारे स्रोतों से वो प्रैक्टिकल बातें, वो एक्शन लेने लायक आइडियाज निकालना जो पर्सनल ग्रोथ और सफलता में काम आ सके। एक पढ़ने वाले ने तो इसे लिखा कि ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये तो जैसे कोई कंस्ट्रक्शन मैनुअल या कुकबुक टाइप की है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। सही कहा। ये बात महत्वपूर्ण है और ये भी समझना जरूरी है, जैसा किताब के शुरू में ही कहा गया है कि सफलता का मतलब सिर्फ आखिरी मंजिल पाना नहीं है। अच्छा। हाँ, जोर इस बात पर है कि बड़े उद्देश्य हासिल हों, मतलब पूरी जंग जीती जाए, भले ही हर छोटी लड़ाई न जीती जाए। ये एक अलग नजरिया है, मतलब लॉन्ग टर्म विजन। बिल्कुल। और यही सोच आप कह सकती हैं बाकी सारे सिद्धांतों की नींव है। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। रवैया यानी एटीट्यूड। हाँ। किताब हो या हमारे स्रोत जैसे विजडम ऐप, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब बार बार यही कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही सक्सेस का बेस है। वो कहावत भी है, आपका रवैया आपकी ऊंचाई तय करता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब क्या सिर्फ अच्छा सोचने से मुश्किलें सच में दूर हो जाती हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज है और किताब भी ये नहीं कहती कि सकारात्मक रवैया कोई जादू की छड़ी है। अच्छा। ये एक सचेत चुनाव है, प्रैक्टिस की बात है। इसे बनाने के कुछ ठोस तरीके बताए गए हैं। पहला है, अपना फोकस बदलिए, पॉजिटिव ढूंढिए। फोकस बदलिए मतलब ये कि मुश्किलों को नजरअंदाज नहीं करना है, पर जानबूझकर अच्छाई पर ध्यान देना चुनना है, क्योंकि हम अक्सर वही देखते हैं जिसकी हमें तलाश होती है। हाँ, ये बात तो है। अगर कोई हर चीज में कमी निकालने पर ही लगा रहे तो उसे कमियां ही दिखेंगी। बिल्कुल। और दूसरा कदम इसी से जुड़ा है, कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड का रवैया अपनाना। आभारी होना। हाँ, जो हमारे पास नहीं है उस पर दुखी होने के बजाय जो है उसके लिए थैंकफुल होना, ये हमें कमी की सोच से निकालकर एक संतुष्टि की तरफ ले जाता है। किताब में एक सिलेक्टिव लिसनिंग की बड़ी मजेदार कहानी है। एक डॉक्टर थे, उन्होंने शराबियों के ग्रुप को शराब के नुकसान दिखाने के लिए एक प्रयोग किया। अच्छा, क्या किया? उन्होंने केचुए को पानी में डाला, वो तैरता रहा। फिर दूसरे केचुए को शराब में डाला, वो तुरंत घुल गया। बाप रे। फिर डॉक्टर ने पूछा, तो भाई क्या सीखा? एक शराबी बोला, डॉक्टर साहब ये सीखा कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। हाँ, कमाल है। मतलब अपना मतलब निकाल ही लिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम इन्फॉर्मेशन को भी अपने पहले से बने हुए नजरिए से ही देखते हैं, है ना? सही बात है। सिर्फ फैक्ट्स देना काफी नहीं होता। अच्छा, रवैया बनाने का अगला कदम क्या बताया किताब में? अगला महत्वपूर्ण कदम है लगातार सीखते रहना, एक कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होना। एजुकेशन मतलब डिग्री या डिप्लोमा? नहीं, यहाँ सिर्फ वो वाली बात नहीं है। जोर है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर। ऐसी शिक्षा जो चरित्र बनाए, ईमानदारी, करुणा, हिम्मत, जिम्मेदारी। ये महत्वपूर्ण है। किताब में कहानी के जरिए तीखी बात कही गई है कि एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से थोड़ा कोयला चुरा ले, हाँ। पर एक पढ़ा लिखा पर बिना मूल्यों वाला आदमी वो शायद पूरी की पूरी रेल रोड ही चुरा ले। ओह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब ज्ञान बिना नैतिक दिशा के खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। शिक्षा हमें कैसे करना है सिखा सकती है, पर मूल्य हमें बताते हैं कि क्या करना सही है। और इसमें सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान का क्या रोल है? ये चौथा कदम है, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बनाना। ये हमारी खुद के बारे में अपनी राय है। जब हम खुद को अहमियत देते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो हमारा काम बेहतर होता है और हम लोगों से भी बेहतर तरीके से पेश आते हैं। हाँ, ये तो महसूस किया है। और किताब सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा तरीका बताती है। क्या? दूसरों के लिए कुछ ऐसा करें जिसका वो बदला ना चुका सके। शिव खेड़ा जी अपनी एक कहानी बताते हैं, जब वो जेल में कैदियों को पढ़ाने गए थे। हाँ। एक कैदी ने कहा कि वो रिहा होकर अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करेगा। हाँ।
खेड़ा जी ने उसे तब तक समझाया, प्रेरित किया, जब तक उसने ये नहीं कहा कि वो बनेगा। कोशिश करूंगा से बनूंगा तक। हाँ, कोशिश करूंगा में एक शक है, एक शायद वाली बात है, पर करूंगा में कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। वाह, ये छोटा सा फर्क भाषा का, पर सोच पर कितना बड़ा असर डालता है। बिल्कुल, हमारे शब्द हमारी मानसिकता दिखाते हैं और शायद बनाते भी हैं। और वो जो नेगेटिव असर वाली बात थी, उनसे बचने का। हाँ, वो 5वां और इस हिस्से का आखिरी कदम है, नेगेटिव असर से दूर रहना। ये बुरे लोग हो सकते हैं, बुरी आदतें हो सकती हैं, जैसे स्मोकिंग, शराब, ड्रग्स, या फिर नेगेटिव मीडिया भी। यहाँ किताब एक बहुत पावरफुल कहानी इस्तेमाल करती है, एक बाज के बच्चे की, जो गलती से मैदानी मुर्गियों के घोंसले में पल गया। अच्छा, फिर? वो बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच ही बड़ा हुआ, उन्हीं की तरह जमीन को रेतता रहता था और बस कुछ फीट तक ही उड़ पाता था। अरे, बाज होकर? हाँ, उसने कभी आसमान में ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे यही यकीन दिला दिया गया था कि वो एक मुर्गी ही है। ओह, मतलब वो जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर माहौल, हाँ, उसका माहौल उसे हारने के लिए तैयार कर रहा था। ये कहानी तो सिर्फ संगत के असर की नहीं है, ये भी दिखाती है कि हमारा माहौल हमारी अपनी काबिलियत के बारे में हमारी सोच को कैसे लिमिट कर सकता है। बिल्कुल, वो बाज उड़ सकता था, पर उसे यकीन था कि वो नहीं उड़ सकता। रवैये के साथ साथ किताब चरित्र पर, कैरेक्टर पर भी बहुत जोर देती है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, साहस, सहानुभूति। हाँ, जॉर्ज वॉशिंगटन का एक कोट भी है किताब में, एक ईमानदार आदमी का चरित्र सबसे कीमती खिताब है। और चरित्र और क्षमता यानी कैपेबिलिटी, इनका रिश्ता समझना भी जरूरी है। किताब कहती है क्षमता आपको टॉप पर पहुंचा सकती है, हाँ, लेकिन चरित्र ही आपको वहां बनाए रखता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। और मुश्किल हालात, वो या तो चरित्र को दिखाते हैं या फिर बनाते हैं। कुछ लोग प्रेशर में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ खुद टूट जाते हैं। हाँ, ये असल में चरित्र की मजबूती का टेस्ट होता है। तो ठीक है, रवैया और चरित्र हमारी मजबूत नींव हो गए, लेकिन इमारत खड़ी करने के लिए सिर्फ नींव से काम नहीं चलता। एक इंजन भी तो चाहिए जो हमें आगे बढ़ाए। सही बात है। यहीं पर आती है प्रेरणा यानी मोटिवेशन, और कर्म यानी एक्शन। विजडम ऐप का एक कोट है, आपकी सकारात्मक कार्रवाई सकारात्मक सोच के साथ मिलकर सफलता में बदलती है। बिल्कुल, सोच के साथ एक्शन जरूरी है। और प्रेरणा वो अंदर से आती है। किताब कहती है कि हम दूसरों को सीधे सीधे मोटिवेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हें प्रेरित करने वाला माहौल दे सकते हैं। तो फिर मोटिवेशन आता कहाँ से? असल प्रेरणा आती है इंसान के अपने विश्वासों से, उसकी जरूरतों से, जिसे किताब कहती है दर्द या लाभ का सिद्धांत, पेन और गेन प्रिंसिपल। अच्छा, पेन या गेन। हाँ, हम या तो दर्द से बचने के लिए कुछ करते हैं या फिर कुछ पाने के लिए। और हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, हमारी मान्यताएं, वो इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। और हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन यहाँ बहुत जरूरी है, खासकर टालम टोल से बचने के लिए। हाँ, वो तो बहुत होता है। जैसा विजडम ऐप में भी कहा है, विजेता उन कामों को करने की आदत डालते हैं जिन्हें हारने वाले नहीं करना चाहते। ये आसान नहीं होता शायद, पर जरूरी है। ये बात मुझे अच्छी लगी कि प्रेरणा अंदर से आती है, मतलब जिम्मेदारी हमारी अपनी है, किसी और की नहीं। बिल्कुल। और सिर्फ मोटिवेटेड महसूस करना काफी नहीं है, एक्शन लेना, काम करना, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, कर्म के बिना सब बेकार है। विजडम ऐप का एक और कोट है, 1 आउंस कर्म 1 टन सिद्धांत से ज्यादा कीमती है। सुकरात और एक नौजवान वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल। जब उस लड़के ने सुकरात से सफलता का राज पूछा तो सुकरात उसे नदी में ले गए और उसका सिर पानी में डुबो दिया। जब वो बाहर निकलकर हाँफ रहा था, हवा के लिए तड़प रहा था, तब सुकरात ने कहा, जिस दिन तुम सफलता को इतनी ही बुरी तरह चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम्हें भी हवा चाहिए थी, उस दिन तुम्हें सफलता मिल जाएगी। सही। ये कहानी दिखाती है कि इच्छा की, डिजायर की इंटेंसिटी कितनी जरूरी है। वही, इच्छा होगी तभी तो एक्शन होगा। बिल्कुल, इच्छा ही कर्म की जननी है। और किताब विनर्स और लूजर्स के बीच कुछ बड़े फर्क बताती है, जो सीधे कर्म और सोच से जुड़े हैं। अच्छा, क्या फर्क है? जैसे विजेता समाधान का हिस्सा होते हैं, हारने वाले समस्या का। विजेता के पास हमेशा एक प्रोग्राम, एक प्लान होता है, हारने वाले के पास हमेशा एक बहाना। ये तो है। विजेता करते हैं, हारने वाले सिर्फ वादे करते हैं। विजेता कमिटमेंट दिखाते हैं। कमिटमेंट, हाँ। विजेता कहते हैं ये मुश्किल हो सकता है पर मुमकिन है। हारने वाले कहते हैं ये मुमकिन तो हो सकता है पर बहुत मुश्किल है। नजरिया ही अलग है। बिल्कुल। हाँ, ये दिखाता है कि विनर जिम्मेदारी लेता है और संभावनाओं पर फोकस करता है। ये फर्क सोचने पर मजबूर करते हैं।
अच्छा, तो हमारे पास नींव हो गई रवैया और चरित्र, इंजन हो गया प्रेरणा और कर्म। अब चाहिए एक दिशा, मतलब लक्ष्य, गोल्स और उद्देश्य यानी पर्पस। सही। साफ लक्ष्य हमें भटकने से बचाते हैं। वो अर्जुन और मछली की आंख वाली कहानी। हाँ, फोकस का बेहतरीन उदाहरण। लक्ष्य एक कंपास की तरह काम करते हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से लोग लक्ष्य बनाते ही नहीं है। हाँ, क्यों? किताब इसके कई कारण बताती है, जैसे निराशावाद, क्या फायदा होगा, या फिर असफलता का डर, अगर मैं फेल हो गई तो। ये डर तो बहुत होता है। और महत्वाकांक्षा की कमी, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे, टालमटोल करना, लो सेल्फ एस्टीम, मैं इसके लायक ही नहीं। और कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि लक्ष्य कैसे बनाएं या क्यों बनाएं। ये सब तो दिमागी बाधाएं हैं। हाँ बिल्कुल, मानसिक रुकावटें हैं। तो इन रुकावटों को हटाने के लिए वो स्मार्ट गोल्स वाला फ्रेमवर्क काम आ सकता है। हाँ, स्मार्ट गोल्स का जिक्र है। ये लक्ष्यों को काफी प्रैक्टिकल बना देता है। SMART। हाँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, अस्पष्ट नहीं। जैसे वजन कम करना है की जगह अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। सही। मेजरेबल यानी जिसे नापा जा सके, ताकि पता चले कि हम कहाँ तक पहुंचे। अचीवेबल ऐसा हो जिसे पाया जा सके, बहुत ज्यादा ख्याली ना हो पर चैलेंजिंग जरूर हो। रियलिस्टिक मतलब हमारी क्षमता और साधनों के हिसाब से हो। और टाइम बाउंड, एक तय सीमा समय हो, वरना वो कभी कर लेंगे वाली बात हो जाती है। हाँ, ये फ्रेमवर्क लक्ष्यों को ठोस रूप देता है। लेकिन किताब एक और बहुत जरूरी बात कहती है, जीवन में संतुलन, बैलेंस। बैलेंस किस तरह का? लक्ष्य सिर्फ करियर या पैसे तक ही सीमित ना हो। जीवन के 6 खास पहलू बताए गए हैं: पारिवारिक, वित्तीय, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ओह, ये सारे पहलू। हाँ, इन सब में बैलेंस साधना जरूरी है। किताब में 1923 के 8 सबसे अमीर आदमियों की कहानी है। हाँ, मैंने पढ़ा है शायद। कोई मानसिक रूप से बीमार, किसी ने आत्महत्या कर ली। अरे बाप रे! ये कहानी एक चेतावनी है कि सिर्फ एक ही एरिया में सफलता, खासकर अगर वो बाकी एरियाज की कीमत पर मिले, तो वो टिकाऊ खुशी या संतुष्टि नहीं दे सकती। ये संतुलन वाली बात बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर लोग एक चीज के पीछे ऐसे भागते हैं कि बाकी सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। और लक्ष्यों को एक बड़े उद्देश्य, एक लार्जर पर्पस से जोड़ना, क्या ये जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी। किताब कहती है, उद्देश्य के बिना जीवन बहती नाव जैसा है। लक्ष्य हमें बताते हैं क्या करना है। हाँ। उद्देश्य बताता है क्यों करना है। वो क्यों बहुत ताकत देता है। अल्फ्रेड नोबेल की कहानी इसका परफेक्ट उदाहरण। नोबेल प्राइज वाले? हाँ, वही। जब उन्होंने अखबार में गलती से अपना मृत्यु लेख पढ़ लिया, जो उनके भाई की मौत पर छपा था। उसमें उन्हें डायनामाइट का आविष्कार करने की वजह से मौत का सौदागर लिखा गया था। वो पढ़कर वो हिल गए। जाहिर है। उन्होंने तय किया कि उन्हें दुनिया इस तरह याद ना रखे, और इसी सोच ने उन्हें नोबेल पुरस्कार शुरू करने की प्रेरणा दी, जिसने उनकी पूरी विरासत ही बदल दी। वाह! मतलब हमारा उद्देश्य हमारे कामों को एक दिशा और एक मतलब देता है। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि हमारे लक्ष्य हमारे मूल्यों से, हमारी वैल्यूज से और हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़े होने चाहिए, तभी वो मीनिंगफुल होंगे। सही है। किताब लक्ष्य बनाने के बाद उन्हें जांचने के लिए कुछ सवाल पूछने को कहती है। जैसे? क्या ये लक्ष्य सच पर आधारित है? क्या ये इसमें शामिल सभी लोगों के लिए फेयर है? क्या इससे गुडविल बढ़ेगी? क्या ये हेल्थ, वेल्थ और मन की शांति लाएगा? क्या ये मेरे बाकी लक्ष्यों से मेल खाता है? और सबसे जरूरी, क्या मैं इसके लिए पूरी तरह कमिटेड हो सकती हूँ? ये सवाल अपने आप में दिशा दे देते हैं। हाँ, ये हमें सही रास्ते पर रखने में मदद करते हैं। तो नींव हो गई, इंजन हो गया, दिशा भी मिल गई। अब बात करते हैं उन टूल्स की, उन औजारों की जो इस सफर में मदद करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी लोगों से व्यवहार करने का हुनर, और आदतें, हैबिट्स। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। जॉन डी रॉकफेलर मानते थे कि लोगों के साथ डील करने की काबिलियत सबसे कीमती है। किताब भी इस पर जोर देती है। वो जीवन एक गूंज है या बूमरैंग वाला सिद्धांत। हाँ, कि हम जो देते हैं वही लौट कर आता है। बिल्कुल। वो पियानो वादक इग्नेशी पेड्रेव्स्की और हर्बर्ट हूवर की कहानी है ना? हाँ, बहुत अच्छी कहानी है। कि कैसे पेड्रेव्स्की की मदद हूवर ने सालों बाद चुकाई, जब पेड्रेव्स्की के देश पोलैंड को जरूरत थी।
ये दिखाता है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। सही। इंटरपर्सनल स्किल्स, सफलता और खुशी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किताब तो कई स्किल्स बताती है, पर कुछ खास जिन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुछ मुख्य बताइए। पहला, अच्छा श्रोता बनना। सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि दूसरे को समझने की कोशिश करना, उसके शब्दों को भी और जो वो नहीं कह रहा उन भावनाओं को भी। एक्टिव लिसनिंग। हाँ, इससे भरोसा बनता है, गलतफहमियां कम होती हैं। दूसरा, शब्दों का सावधानी से चुनाव, टैक्ट जिसे कहते हैं। कड़वी बात भी नरमी और सम्मान से कहना। ये मुश्किल है पर जरूरी है। तीसरा, ईमानदार और सच्ची तारीफ करना, चापलूसी नहीं। लोग असली और नकली तारीफ में फर्क कर लेते हैं। सच्ची तारीफ मोटिवेट करती है, रिश्ते मजबूत करती है। हाँ, झूठी तारीफ का पता चल जाता है। और चौथा, गलती मानना, तुरंत और बिना बहाने बनाए। ये कमजोरी नहीं, हिम्मत और मैच्योरिटी दिखाता है। इससे इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। ये 4 बहुत अहम है। अच्छा श्रोता बनना, सोच समझकर बोलना, सच्ची तारीफ करना और गलती मानना। हाँ, ये कुछ मुख्य स्किल्स हैं जो हमें दूसरों से बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करती हैं। और ये सब आदतें कैसे बनती हैं और फिर चरित्रों को कैसे बनाती हैं? किताब कहती है प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं, परमानेंट। हाँ, मतलब जो भी हम बार बार करते हैं वो पक्का हो जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। और वो क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। विचार से कर्म, कर्म से आदत, आदत से चरित्र और चरित्र से भाग्य। विचार, कर्म, आदत, चरित्र, भाग्य। थॉट्स, एक्शंस, हैबिट्स, कैरेक्टर, डेस्टिनी। हाँ, ये एक पावरफुल चेन है। दिखाती है कि हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव कितने मायने रखते हैं। अच्छी आदतें बनाना शायद शुरू में मुश्किल लगे, पर वो आगे चलकर जिंदगी आसान बना देती हैं। और बुरी आदतें? बुरी आदतें डालना आसान होता है, पर वो जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं सफर में आने वाली रुकावटों की, असफलताओं की। कोई भी रास्ता सीधा तो होता नहीं होता। किताब असफलता के कुछ आम कारण बताती है। उनमें से कुछ क्या हैं? कई कारण हैं, जैसे रिस्क लेने से हिचकना, सोचा समझा रिस्क लेने से भी डरना, दृढ़ता की कमी, जरा सी मुश्किल आई और हार मान ली, तुरंत नतीजा चाहना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, प्रायोरिटीज तय न कर पाना, क्या जरूरी है क्या नहीं ये पता ना होना, स्वार्थ और लालच, और शायद सबसे आम रैशनलाइज करना, यानी बहाने बनाना। हाँ, ये तो हम सब करते हैं कभी ना कभी। वो बंदर पकड़ने वाली कहानी याद है? हाँ, बर्तन में अखरोट वाली। बंदर बर्तन में हाथ डालकर अखरोट तो पकड़ लेता है, पर मुट्ठी बंद होने से हाथ बाहर नहीं निकाल पाता, और वो अखरोट छोड़ने को तैयार नहीं होता, इसलिए फंसा रह जाता है। हम भी अक्सर अपनी नाकामियों के लिए ऐसे ही किसी अखरोट से चिपके रहते हैं, कोई बुरी आदत या गलत सोच। बिल्कुल। लेकिन असफलता को देखने का नजरिया बदला जा सकता है ना। किताब कहती है कि इसे अंत मत मानो, इसे एक टीचर की तरह देखो। कोई बंद गली नहीं, यानी डिटोर है, डेड एंड नहीं। हाँ। विजडम ऐप का भी एक कोट है, एक ठोकर यानी स्टम्बलिंग ब्लॉक और एक सीढ़ी के पत्थर यानी स्टेपिंग स्टोन के बीच का अंतर बस इतना है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वाह, मतलब मुश्किल को अवसर में बदलना। हाँ, विल्मा रुडोल्फ की कहानी इसका जबरदस्त उदाहरण है। हाँ, ओलंपिक वाली। हाँ, बचपन में पोलियो से पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। डॉक्टर्स ने कहा था कभी चल नहीं पाएंगी। सोचकर ही डर लगता है। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। कमाल है, ये तो अविश्वसनीय कहानी है। ये दिखाती है कि बाहर की रुकावटों से ज्यादा हमारी अंदर की ताकत, हमारा संकल्प मायने रखता है। ये कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। और यहीं पर दृढ़ता यानी परसिस्टेंस का महत्व आता है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। हाँ, परसिस्टेंस शायद सबसे जरूरी गुणों में से एक है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज ने कहा था। क्या कहा था? दुनिया में कोई भी चीज दृढ़ता की जगह नहीं ले सकती, टैलेंट नहीं ले सकता। दुनिया टैलेंटेड नाकाम लोगों से भरी पड़ी है। जीनियस नहीं ले सकता, अनदेखे जीनियस तो कहावत बन चुके हैं। एजुकेशन नहीं ले सकती, दुनिया पढ़े लिखे बेवकूफों से भरी है। सिर्फ दृढ़ता और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। ये बहुत पावरफुल बात है। किताब में एक कविता भी है, डोंट क्विट। उसका भी यही मैसेज है कि जब लगे कि सब गलत हो रहा है, तब भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीत अक्सर हार मानने से ठीक पहले ही मिलती है। हार के सबसे करीब ही जीत होती है शायद। बिल्कुल। तो आज हमने शिव खेड़ा की जीत आपकी के कई जरूरी पहलुओं पर बात की।
रवैये की नींव से शुरू करके प्रेरणा और कर्म के इंजन तक, लक्ष्यों की दिशा, रिश्तों के हुनर और आदतों के औजार, और फिर मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत तक। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। और किताब का जो मूल मंत्र है, विजेता अलग काम नहीं करते, वे काम अलग ढंग से करते हैं, वो इन सब बातों में दिखता है। गुडरीड्स पर लोगों के कमेंट्स भी यही बताते हैं कि इसकी सीधी सरल भाषा और प्रैक्टिकल तरीकों ने वाकई कई लोगों की मदद की है। हाँ, ये किताब एक प्रैक्टिकल गाइड बनने की कोशिश करती है। और इन सब सिद्धांतों और कहानियों पर सोचने के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? जो इन सारे स्रोतों से ही जुड़ा है कि ये सब जानने के बाद आज कोई इंसान अपनी खास सिचुएशन, अपने निजी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए जीत की अपनी पर्सनल परिभाषा की तरफ बढ़ने के लिए पहला छोटा अलग कदम क्या उठा सकता है। पहला छोटा पर अलग कदम। हाँ, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बदलाव हो, पर वो अलग क्या हो सकता है जो आज से ही शुरू किया जा सके। ये सोचने वाला सवाल है। ये किताब के स्टेप बाय स्टेप तरीके को हमारी अपनी जिंदगी में लागू करने की चुनौती देता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद।